जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की आ गई तारीख निकलकर सबके सामने। व्हाइट हाउस में खुद डोनाल्ड ट्रंप करेंगे डिनर को होस्ट। जी हां, खुद से परोसेंगे पीएम मोदी के आगे खाना। दोस्तों वही बताएंगे दुनिया भर में किरकिरी के बाद नींद से जागी मोहम्मद यूनुस की सरकार अब हिंदुओं पर हमले रोकने के लिए उठाया बड़ा कदम। और सरस्वती पूजा पर यूनुस के बयान के बाद उड़ने लगा उनका मजाक। बताएंगे ऐसी कौन सी बात उन्होंने कह दी। तो वहीं दोस्तों फिर एक बार 10 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया गया है श्रीलंकाई नौसेना के द्वारा। गोलीबारी वाले हिंसा के बाद फिर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो वहीं बताएंगे दिल्ली में थम चुका है चुनाव का प्रचार। आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, कौन और किसके सर पर सजेगा ताज, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन कर दें तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा कमेंट में। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की मुलाकात की आ गई तारीख। व्हाइट हाउस में खुद डिनर होस्ट करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। इस घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने बताया है कि पीएम की यात्रा के दौरान ट्रंप खुद मोदी के लिए डिनर का आयोजन भी कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी इस महीने अपने फ्रांस के दौरे के बाद 12 फरवरी को शाम को वॉशिंगटन पहुंचेंगे और 14 फरवरी तक अमेरिकी राजधानी में रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अमेरिकी कॉर्पोरेट नेताओं के साथ भी बैठक में हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि बीते सप्ताह दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। वहीं बीते सोमवार को शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी फरवरी में व्हाइट हाउस आ सकते हैं। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई फोन कॉल का जिक्र करते हुए ट्रंप ने बताया था कि दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। ट्रंप ने कहा था कि मैंने मोदी से लंबी बातचीत की, वो संभवतः अगले महीने व्हाइट हाउस आएंगे। भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि ट्रंप भारत के साथ अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने और इस कार्यकाल में भारत में अमेरिकी वाणिज्यिक हितों को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस मुलाकात के दौरान कई ऐसे विषयों पर सहमति बन सकती है। फोन कॉल पर हुई बातचीत का जिक्र करते हुए ट्रंप ने संकेत दिया था कि उन्होंने मोदी के साथ अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर भी चर्चा की है और उन्हें उम्मीद है कि और भारत इस मामले में सही कदम ही उठाएगा। ट्रंप की सख्ती के बीच भारत ने पहले ही कहा है कि वो अमेरिका में बिना दस्तावेजों के रह रहे सभी भारतीयों को वापस लेकर आएगा। इस मुद्दे पर फिलहाल अनिश्चितता बनी हुई है और इसके इर्द गिर्द के परिदृश्य का प्रबंधन राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। इसमें दोस्तों इस खबर के आने के बाद कि पीएम मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं, पाकिस्तान और चीन को बड़ी मिर्ची लगी है। ऐसे में पीएम मोदी को आप लोग एडवांस में हैप्पी जर्नी और ऑल द बेस्ट पीएम मोदी कहना मत भूलेगा। आप लोग अगली खबर बता दें, दुनिया में किरकिरी के बाद नींद से जागी मोहम्मद यूनुस सरकार हिंदुओं पर हमले रोकने के लिए उठा दिया बड़ा कदम। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमलों के बाद पूरी दुनिया में उसकी साख पर बट्टा लगने लगा था। अब जब हालात हाथ से निकलने लगे तब जाकर यूनुस सरकार की नींद टूटी है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सोमवार को सुरक्षा प्रमुखों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए फौरन ठोस कदम उठाएं। यूनुस ने चेताया कि अगर बांग्लादेश अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिफाजत नहीं कर सका तो इससे देश की अंतरराष्ट्रीय छवि को जबरदस्त नुकसान पहुंचेगा। मोहम्मद यूनुस ने बैठक के दौरान कहा कि हमें इस मामले में पूरी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी और हर नागरिक के अधिकारों की हिफाजत करनी ही होगी। यानी कि दोस्तों अल्पसंख्यकों की जो रक्षा है मोहम्मद यूनुस वो इसलिए करना चाहते हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी बेइज्जती ना हो। आप सोच सकते हैं दोस्तों, ये है बांग्लादेश के प्राइम मेंबर नेता जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने बैठे हैं बांग्लादेश के, और वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। लेकिन अगर दुनिया को दिखाने की बात ना होती तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या हरकतें होने वाली होंगी। जी हाँ, मानवता बचाना इनका धर्म नहीं बल्कि दुनिया के सामने इमेज बनाने के लिए अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाएगी। जी हाँ, यानी कि लगातार इन बयान के बाद किरकिरी होती नजर आ रही है मोहम्मद यूनुस की। तो वहीं आपको बता दें श्रीलंका की नौसेना ने फिर एक बार 10 भारतीय मछुआरों को हिरासत में ले लिया है। जी हाँ, श्रीलंकाई नौसेना ने रामनाथपुरम जिले के मंडपम से 10 भारतीय मछुआरों को हिरासत में ले लिया है और मन्नार की खाड़ी में मछली पकड़ रहे उनकी मशीनीकृत नौकाओं को जब्त कर लिया है। मंडपम मछुआरा संघ के मुताबिक मछुआरों को मन्नार तराई के पास से पकड़ा गया और पूछताछ के लिए मन्नार नौसैनिक अड्डे पर लेकर जाया गया। हिरासत में लिए गए मछुआरों की पहचान थंगा चिमदम के डी एफरन एसड्रोन और मंडपम गांधीनगर के प्रसाद मुनिया स्वामी, शिवा एंथनी पायस सेसु और के रवि के रूप में हुई। अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के बाद मछुआरों और उनकी नाव को कानूनी कार्रवाई के लिए श्रीलंकाई मत्स्य विभाग को सौंप दिया गया है। इस घटना ने स्थानीय मछुआरों समुदायों में अशांति पैदा लाकर रख दी है, जिन्होंने इस तरह की हिरासत के बारे में बार बार चिंता जताई है। ये नवीन
नवीनतम हिरासत भारतीय मछुआरों और श्रीलंकाई अधिकारियों के बीच टकराव की एक श्रृंखला के बाद हुई है। पिछले एक हफ्ते में ही श्रीलंका में हिरासत में लिए गए 6 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया गया और उन्हें चेन्नई वापस भेज दिया गया। मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने उनकी वापसी में मदद की, जिससे पाकिस्तान जल डमरू मद में मछली पकड़ने के अधिकारों को लेकर चल रहे तनाव में एक और अध्याय जुड़ गया है। हाल ही में आपको याद होगा दोस्तों, जाफना सागर में घटना जहां कराईकल के 2 भारतीय मछुआरे श्रीलंकाई नौसेना द्वारा कथित तौर पर गोलीबारी किए जाने के बाद घायल हो गए थे। उसके बाद फिर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है मछुआरों को लेकर। तो वहीं बता दें, मैक्सिको पर क्यों नरम पड़े डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ को 1 महीने के लिए रोका लेकिन कनाडा और चाइना को बिल्कुल भी राहत नहीं दी। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको पर लगाए गए योजनाबद्ध शुल्क को 1 महीने के लिए रोक दिया है। मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। व्हाइट हाउस ने भी एक बयान में इसकी पुष्टि की है। और दूसरी ओर कनाडा और चीन के खिलाफ ट्रंप द्वारा घोषित शुल्क मंगलवार से लागू होने वाले हैं। ऐसे में वैश्विक व्यापार को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या शुल्क एक व्यापक व्यापार युद्ध में बदल सकता है। गौरतलब है कि ट्रंप ने आने वाले समय में और अधिक आयात कर टैक्स लगाने का वादा किया है। तो वहीं जैसा कि कनाडा को डोनाल्ड ट्रंप ने दिया झटका, तो यूएसए पर और सख्त हुआ कनाडा। ओंटारियो ने अमेरिकी कंपनियों को ही कर दिया बैन। एलोन मस्क को भी दिया बड़ा झटका। दरअसल अमेरिका और कनाडा के बीच का जो ट्रेड वार है एक नए स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप शासन पर पलटवार करते हुए पीएम ट्रूडो ने अमेरिकी सामानों पर टैरिफ की घोषणा कर दी थी। इसके बाद अब कनाडा की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य ओंटारियो ने भी अपनी तरफ से अमेरिका को झटका दे दिया है। ओंटारियो ने सरकारी टेंडरों में भाग लेने से अमेरिकी कंपनियों को रोक दिया है। यही नहीं, उन्होंने ट्रंप के सहयोगी एलोन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने वाली कंपनी स्टार लिंक के साथ भी अपने करार को रद्द कर दिया। जी हाँ, सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने फैसले को एक पोस्ट के रूप में डालते हुए ओंटारियो की प्रीमियर डैग फोर्ड ने ये बातें कही। जी हाँ, ये बैन लगा दिया। वाकई में डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क दोनों को बड़ा झटका दे दिया कनाडा ने भी। तो उधर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुलगांव में बड़ा आतंकी हमला, रिटायर्ड फौजी की मौत, बेटी पत्नी हुई गंभीर। जी हाँ, सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा बहुत दुख हुआ। दरअसल जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। कुलगाम में सोमवार को आतंकवादियों ने रिटायर्ड फौजी के परिवार को निशाना बनाया है। आतंकी हमले में रिटायर्ड फौजी, उनकी पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां रिटायर्ड फौजी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं उनकी पत्नी और बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की नाकेबंदी कर दी और आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में रहने वाले रिटायर्ड फौजी मंजूर अहमद वागे के घर पर हमला बोल दिया। इस हमले में वागे, उनकी पत्नी और बेटी को गोलियां लगी। हमले के बाद आतंकी घने जंगलों की ओर भाग गए। वहीं आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और परिवार के लोगों को निकट के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मंजूर अहमद वागे को मृत घोषित कर दिया। वहीं उनकी पत्नी और बेटी का इलाज जारी है। उधर आतंकवादी हमले की सूचना पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सेना के आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बता दें कि आतंकी हमले पहले भी कश्मीर में रहने वाले रिटायर्ड फौजियों को निशाना बना चुके हैं दोस्तों। तो इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय यानी जम्मू कश्मीर ने पूर्व सैनिक के परिवार पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तो उधर आपको बता दें, कश्मीरी पंडितों के हक की नई जंग अनुच्छेद 370 के बाद भी अधूरी है। ये लड़ाई सरकार से की गई है बड़ी मांग। दरअसल अखिल भारतीय कश्मीरी समाज यानी AIKS ने केंद्र सरकार के सामने कश्मीरी पंडितों के लिए एक बहुत बड़ी मांग रखी है। संगठन ने सोमवार को नई दिल्ली में अल्पसंख्यक और संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात करके उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। इस मुलाकात में संगठन ने जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक आयोग गठित करने और कश्मीरी पंडितों को आधिकारिक रूप से अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग की है। AIKS ने मंत्री को इस तथ्य से अवगत कराया कि जम्मू कश्मीर में अब तक कोई अल्पसंख्यक आयोग नहीं है, जबकि अन्य राज्यों में ऐसे आयोग मौजूद है। संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के निर्देशों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बोले तो NHRC की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह कदम बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि अब केंद्र सरकार के पास सभी अधिकार है 370 को निरस्त करने के बाद कि वो राज्य में रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान करें। साथ ही साथ AIKS ने अपनी बैठक में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बोले तो POK में स्थित ऐतिहासिक शारदा पीठ को फिर से खोलने की मांग भी उठाई है। संगठन ने कहा कि जिस तरह करतारपुर कॉरिडोर के जरिए सिख श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारे के दर्शन की सुविधा दी गई है, उसी तरह शारदा पीठ को भी खोला जाए, जिससे कश्मीरी हिंदू समुदाय वहां जाकर अपनी परंपराओं को निभा सके। वहीं बता दें, रूस ने किया बड़ा दावा, कहा हमारा सुखोई 57 अमेरिका की F-35 फाइटर जेट से बहुत ज्यादा बेहतर है। भारत अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। भारत के सामने चीन और पाकिस्तान चुनौती के रूप में खड़े हैं, जिनसे निपटने के लिए भारत अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। लेकिन फिलहाल भारतीय वायुसेना फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में भारत जल्दी मॉडर्न फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर रहा है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए भारत के पसंदीदा लिस्ट में रशिया और अमेरिका के जेट सबसे ऊपर माने जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका और रशिया दोनों
अपने फाइटर जेट को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। रूस ने कहा कि सुखोई 57 अमेरिका के F-35 फाइटर जेट से कहीं ज्यादा बेहतर है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक इंटरनेशनल ने यह बड़ा दावा किया है। तो वहीं दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय सेनाओं को क्या सुझाव देना चाहेंगे? रूसी फाइटर जेट्स खरीदने चाहिए या फिर अमेरिकी फाइटर जेट्स? देखते हैं भारत की जनता की क्या है इस पर निजी राय। वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी पर आखिर क्यों भड़की निर्मला सीतारमण जी? कहा उसको बोलने का हक नहीं। जी हाँ, चीन को लेकर भी घेरा। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और उनकी आर्थिक समझ पर सवाल खड़े कर दिए। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया योजना को विफल बताते हुए कह दिया था कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग चीन से एक दशक पीछे है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों की वजह से चीन को फायदा हुआ और वो भारतीय क्षेत्र में घुसा हुआ है। आज तक मीडिया को दिए इंटरव्यू में राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी को अर्थव्यवस्था पर बोलने का हक नहीं। यूपीए सरकार के दौरान देश की अर्थव्यवस्था डूब चुकी थी, बैंक कर्ज में डूबे हुए थे और उद्योगपति देश छोड़ने को मजबूर थे। हमने सालों की मेहनत से अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया है। राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है और जल्दी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने उन उद्योगपतियों की संपत्ति जब्त की है जो बैंकों से लोन लेकर भाग गए थे। अब तक 22,000 करोड़ रुपए बैंकों को वापस लौटाए जा चुके हैं दोस्तों। तो वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी की इस बात पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्ष के नेता को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन में गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है, ऐसे में नेता विपक्ष को परिपक्वता दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को संसद में ठोस जानकारी सामने रखनी चाहिए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि जयशंकर को 3 बार अमेरिका भेजा गया। अगर इस सवाल से आप लोग विचलित हुए हैं तो मैं माफी चाहता हूं। बता दें, अमेरिका पर भड़क उठा उत्तर कोरियाई किम जोंग। दुष्ट कहे जाने पर दे डाली ट्रंप को चेतावनी। दरअसल उत्तर कोरिया ने उसे एक दुष्ट देश कहने पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो पर निशाना साधा है। उत्तर कोरिया की ओर से सोमवार को कहा गया है कि इस तरह की असभ्य और निरर्थक टिप्पणियों से अमेरिका का कभी हित नहीं होगा। उत्तर कोरिया ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले मौजूदा प्रशासन की पहली बार आलोचना की है। उत्तर कोरिया ने पहले भी संकेत दिया है कि वो अमेरिका के प्रति अपना कड़ा रुख फिलहाल बरकरार रखेगा। ट्रंप ने कहा है कि कूटनीति के जरिए उनका उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से संपर्क करने का इरादा है। यानी कि उत्तर कोरिया ने जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिका का कभी भला नहीं होगा। जी हाँ, वही बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के आगे झुका पनामा। चीन को दे दिया तगड़ा झटका। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट से हटा पीछे। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद वैश्विक स्तर पर उथल पुथल मची हुई है। ट्रंप कनाडा और मैक्सिको और जैसे पड़ोसी मुल्कों पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर हलचल मचा चुके हैं। चीन पर भी 10% टैरिफ लगाया गया है, लेकिन ट्रंप के भारी दबाव के बीच अब पनामा ने चीन को भारी झटका दे दिया है। पनामा नहर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बीच पनामा को के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने कहा है कि उनका देश चीन की महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को रेन्यू नहीं करेगा। पनामा 2017 में चीन की इस योजना से जुड़ा था, लेकिन अब पनामा के राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद साफ है कि पनामा जल्द ही चीन की इस योजना से बाहर निकलने जा रहा है। राष्ट्रपति मुलिनो ने कहा कि अब पनामा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सहित नए निवेश पर अमेरिका के साथ मिलकर काम करेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार पनामा पोर्ट्स कंपनी का ऑडिट करेगी। ये कंपनी पनामा नहर के 2 बंदरगाहों को ऑपरेट करने वाली चीन की कंपनी के साथ जुड़ी है। मुलिनो ने कहा कि हमें पहले ऑडिट पूरी करने का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं बता दें, हिजबुल्लाह चीफ कासिम ने किया बड़ा ऐलान। हसन नसरुल्लाह को फिर एक बार यानी दोबारा किया जाएगा दफन। क्या है ऐसी वजह? बता दें, इजराइल के हमले में बीते साल मारे गए हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ हसन नसरुल्लाह को दूसरी बार 23 फरवरी को दफन किया जाएगा। नसरुल्लाह को इजराइल ने 27 सितंबर को लेबनान की राजधानी बेरूत में हवाई हमले में मार गिराया था। अब हसन का अंतिम संस्कार सार्वजनिक तौर पर किया जाएगा। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के मौजूदा चीफ नईम कासिम ने टीवी पर दिए एक भाषण में तारीख का ऐलान किया है। कासिम ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों से हालात ऐसे नहीं थे कि नसरुल्लाह को दफनाया जा सके। गौरतलब है कि इजराइल ने नसरुल्लाह को मारने के लिए 80 टन के बम का इस्तेमाल किया था। इजरायली हमले के 20 घंटे बाद नसरुल्लाह की डेड बॉडी मिली थी। उसके शरीर पर किसी भी तरह की चोट के निशान नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नसरुल्लाह की मौत बम धमाके के झटके से हुई थी। वहीं बता दें, भारत सरकार और जर्मन कार कंपनी फॉक्सवैगन के बीच छिड़ी कानूनी जंग। क्या है 1000 करोड़ का मामला? दरअसल वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियों से जूझ रही कंपनी जर्मन कंपनी फॉक्सवैगन को भारत में भी झटका लगा है। कंपनी को जहां एक ओर उसे बिक्री और मुनाफे की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर चीनी कंपनियों से सस्ते विकल्पों की टक्कर और अमेरिकी सरकार की नई व्यापार नीतियों से भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब भारत में स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया टैक्स विवाद में उलझ गई है। फॉक्सवैगन को अपने कार पार्ट्स के लिए कथित आयात टैक्स चोरी को लेकर भारत सरकार के साथ $1.4 बिलियन के कर यानी टैक्स विवाद का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कंपनी ने दावा किया है कि उसने आयात नियमों का पालन किया है। फॉक्सवैगन इंडिया ने अलग अलग कलपुर्जों के रूप
में कारों के आयात से संबंधित सीमा शुल्क धोखाधड़ी मामले में 11,000 करोड़ रुपए का कारण बताओ नोटिस के खिलाफ बम्बई उच्च न्यायालय में अपील की है। वहीं बता दें, आलोचना के बाद एलोन मस्क का बड़ा एक्शन, कांग्रेस के डेमोक्रेट्स को USAID भवन में प्रवेश से रोक दिया। जी हां, सोमवार को कांग्रेस के डेमोक्रेट्स को USAID यानी अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी के मुख्यालय में प्रवेश रोक दिया गया है। संघीय सुरक्षा अधिकारियों ने दरवाजे बंद कर दिए, जिससे सांसदों को एजेंसी की सार्वजनिक लॉबी तक भी नहीं जाने दिया गया। बता दें कि ये कदम तब उठाया गया जब डेमोक्रेट्स ने एलोन मस्क और उनके DOGE यानी डोज टास्क फोर्स के सदस्यों के पर आरोप लगाए कि उन्होंने आधिकारिक सरकारी एजेंसी के रूप में कार्य किए बिना आंतरिक सरकारी प्रणालियों तक पहुंच हासिल करने की कोशिश की थी। मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन के बाद एलोन मस्क ने USAID को बंद करने का आदेश दिया। इसके चलते एजेंसी के कर्मचारियों को वॉशिंगटन स्थित मुख्यालय से बाहर जाने का निर्देश दिया गया। वहीं आपको बता दें, इंदौर और उदयपुर को मिला भारत की पहली वेटलैंड सिटी का दर्जा। दोस्तों, दुनिया भर में वेटलैंड सिटी का दर्जा प्राप्त कुल 31 शहरों में भारत की ओर से अब इंदौर और उदयपुर का नाम जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए इन दोनों शहरों को बधाई दी है। हाल ही में भारत के वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। ये उपलब्धि हासिल करने वाले ये भारत के पहले शहर बन गए हैं। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। दुनिया भर में कुल 31 शहरों को वेटलैंड सिटी का दर्जा प्राप्त है, जिसमें अब इंदौर और उदयपुर भी शामिल हो गया है। वाकई में भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। ऐसे में दोस्तों, आपसे हमारा सवाल ये है कि क्या आपको पता है वेटलैंड सिटी क्या होता है? आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। जिनको पता है, जिनको नहीं पता, हम अगली खबर में विस्तार से इसके बारे में आपको बताएंगे और किन्होंने सही जवाब दिया है वो भी बताएंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने बढ़ाई WHO की चिंता। महानिदेशक ने कहा कि सदस्य देश अमेरिकी राष्ट्रपति पर दबाव डालें। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग कर लिया था। ट्रंप के इस फैसले ने WHO की चिंता बढ़ा दी है। अब WHO के प्रमुख ने सदस्य देशों से कहा है कि वे संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी से हटने का अमेरिका के फैसले को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करें। वे फैसले को पलटने के लिए राष्ट्रपति पर दबाव डालें। राजनयिकों के साथ हुई बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने इस पर जोर दिया है कि संगठन से हटने के बाद अमेरिका वैश्विक बीमारी के प्रकोप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एड्नोम घेब्रेयेसस ने कहा कि अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अधिकारियों को WHO के साथ काम करना बंद करने के लिए कहा गया है, लेकिन संगठन अभी भी कुछ अमेरिकी वैज्ञानिकों को डेटा उपलब्ध करवा रही है। वहीं बता दें, तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान का गंदा खेल, भारत भी निशाने पर ISKP को फिर कर रहा है खड़ा। दोस्तों, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ रिश्ते खराब होने के बाद पाकिस्तान ने अपनी रणनीति बदल दी है। उसने तालिबान को सबक सिखाने के लिए एक आतंकवादी संगठन को मजबूत करने का फैसला किया है। इस आतंकवादी संगठन का नाम है ISKP। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इस संगठन को नए आतंकवादी मुहैया करवाएगी। इसके निशाने पर तालिबान, अफगान और भारत होंगे। जी हां, अपने नए आतंकी प्लान को लेकर पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी तुर्की में रह रहे निर्वासित अफगान नेताओं से मुलाकात करेंगे। मकसद होगा बलूचिस्तान में नए आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर बनाना और आतंकवादी संगठन IS के बीच समन्वय स्थापित करना। जी हां, अफगान तालिबान से बिगड़ते संबंधों को देखते हुए पाकिस्तान ने आतंक का ये नया प्लान बनाया। वाकई में दोस्तों, पाकिस्तान लेकिन सुधरने वाला नहीं है। फिर वो वही काम करने जा रहा है जो वो लगातार करता हुआ आया है। लाख भारत के समझाने के बावजूद भी पाकिस्तान की दुम सीधी होती नजर नहीं आ रही। वो आतंकी ग्रुप तो बना लेता है, लेकिन बाद में वही आतंकवादी पाकिस्तान पर भारी पड़ जाते हैं। शायद अब तक भी लगता है पाकिस्तान को सबक नहीं मिल पाया है। वहीं बता दें, दिल्ली में थम गया प्रचार प्रसार। आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, किसके सर सजेगा ताज? इमोशन, टेंशन और एक्शन से भरपूर चुनाव में अब बिग बॉस चुनने की बारी। दरअसल दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर सोमवार को समाप्त हो गया। शाम 5 बजे तक दिल्ली बिग बॉस के घर की तरह दिखाई दी, जहां जीतने के लिए उम्मीदवारों ने पूरा दमखम झोंक दिया। सुबह से ही प्रचार का शोर जबरदस्त था। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और क्या आम आदमी पार्टी, तीनों दलों के नेताओं ने दिल्ली में धुआंधार प्रचार किया। बीजेपी की तरफ से तो 22 रोड शो और रैलियां निकाली गई। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दिग्गजों ने भी पूरी ताकत झोंकी। अब 5 तारीख को मतदान है और 8 तारीख को दिल्ली का मतदाता बताया जाएगा कि दिल्ली का बिग बॉस कौन है। दिल्ली के चुनावी रण में सोमवार का दिन बिग बॉस के घर के ही तरह देखने को मिला। बिग बॉस के घर में जीतने के लिए कैंडिडेट जो भी कुछ कर सकते हैं वो करते हैं। ठीक है, वैसे ही दिल्ली के चुनावी रण में उतरे उम्मीदवारों ने सारे जोग जतन प्रचार के अंतिम दिन कर दिए। प्रचार के अंतिम दिन की शुरुआत सूरज निकलने के साथ ही हो गई थी। बीजेपी की ओर से सबसे पहला मोर्चा खोला संबित पात्रा ने। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस, किसके सर सजेगा ताज? किसकी ओर है इस बार दिल्ली की जनता? जो भी आपकी राय हो दोस्तों अवश्य बताइएगा कमेंट में। वहीं आपको बता दें, वक्फ कानून पर भरी संसद में ओवैसी ने दे दी चेतावनी। कहा मस्जिद या दरगाह की 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे जमीन। जी हाँ, लोकसभा में वक्फ कानून संशोधन
संशोधन को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र पर जमकर हमला बोला। सदन में अपने भाषण के दौरान वक्फ कानून संशोधन का जिक्र करते हुए AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी दी। ओवैसी ने कहा कि अगर सरकार मौजूदा रूप में वक्फ कानून लेकर आई तो ये संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा और इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। ओवैसी ने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा का संकल्प लेते हुए कहा कि एक गर्वित भारतीय मुसलमान होने के नाते मैं अपनी मस्जिद का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा, मैं अपनी दरगाह का 1 इंच भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। अब हम सिर्फ कूटनीतिक बातें करने नहीं आएंगे, इस सदन में मैं पूरी ईमानदारी से बोलूंगा कि मेरी कौम, हम गर्व से भारतीय हैं, ये संपत्ति हमारी है, किसी से मिली हुई नहीं है, इससे हमसे कोई छीन नहीं सकता क्योंकि वक्फ हमारे लिए इबादत की शक्ल में है। ये कहना है दोस्तों ओवैसी का। तो वहीं आपको बता दें, जया बच्चन के बयान पर भड़क गई VHP यानी विश्व हिंदू परिषद, गिरफ्तारी की कर डाली मांग। दरअसल जया बच्चन ने कहा ही कुछ ऐसा कि किसी का भी खून खौल जाएगा। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने समाजवादी पार्टी के नेता जया बच्चन के उस बयान पर नाराजगी जताई है जिसमें उन्होंने कुंभ भगदड़ के पीड़ितों के शवों को गंगा में बहाने का दावा किया था। VHP के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने जया बच्चन के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि एक उच्च पद पर बैठी सांसद द्वारा दिया गया ऐसा बयान देश में अस्थिरता पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि जया बच्चन ने झूठा और भ्रामक बयान देकर सनसनी फैलाने की कोशिश की है, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दोस्तों जया बच्चन ने संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में कथित तौर पर कहा था कि हजारों श्रद्धालुओं के शव प्रयागराज में गंगा में बहा दिए गए। इस पर जवाब देते हुए VHP नेता शर्मा ने कहा कि महाकुंभ आस्था और भक्ति की रीढ़ है, जहां धर्म, कर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना इससे जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं दोस्तों, दूसरी ओर महाकुंभ पर खड़गे का भी विवादास्पद बयान फिर एक बार सामने आया है। खड़गे ने कहा कि हजारों मौतों का किया गया है दावा। सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान खड़गे ने महाकुंभ में हुई भगदड़ पर बात की और कहा कि हजारों लोग मारे गए थे। इस बयान ने सदन में तुरंत हलचल मचा दी और सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें तुरंत बयान वापस लेने की अपील की। तो वहीं बता दें, महाराष्ट्र से बड़ी खबर, सरकारी कार्यालयों में मराठी बोलना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों कीबोर्ड भी मराठी में होंगे। फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, महाराष्ट्र में मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र में अब सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और नगर निगम कार्यालयों में मराठी बोलना अनिवार्य कर दिया गया है। मराठी भाषा में बोलने के लिए दफ्तर में साइन बोर्ड लगाने होंगे। वहीं जानकारी के मुताबिक सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर की बोर्ड भी मराठी भाषा में होंगे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सरकारी कार्यालयों में मराठी भाषा का इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ एक्शन की भी तैयारी है। जानकारी के मुताबिक मराठी भाषा का इस्तेमाल करने से मना करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की भी बात कही गई है। तो उधर मध्य प्रदेश में भोपाल में भीख लेने और देने वालों पर होगी FIR। भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी। दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल में भीख लेना और देना दोनों ही जुर्म घोषित हो गया है। अब यहाँ भीख लेने वाले और देने वाले पर FIR होगी। भोपाल के कलेक्टर ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिया है। नगर निगम ने भीख मांगने वालों के लिए इंतजाम किए हैं और भोपाल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलार स्थित आश्रय स्थल को भिक्षुक गृह बनाया है। ऐसे में क्या दोस्तों, भोपाल गवर्नमेंट की ओर से लिया गया इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या ये बिल्कुल सही फैसला लिया गया है? बताना मत भूलिए। ऐसे भी ये थे भी सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के जय हिंद कहना मत भूलिएगा। कमेंट में मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।